अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू का पहला बच्चा। मोहिनी बेटी तो उठ गई। बैठी रह खड़ी मत हो। मेघा चल जल्दी से मोहिनी का कमरा साफ कर दे। लो ये बेड की चादर भी सही कर देना। अरे बेटा तू क्यों उठी? मैंने मना किया था ना, तुझे 8वां महीना है, तुझे ऐसे उठ बैठ नहीं करनी चाहिए। मेघा चल जल्दी से मोहिनी का बिस्तर साफ कर दे, तो फिर मैं इसे बैठा दूंगी। जी माँ जी। माँ जी को बस मोहिनी की चिंता है, जबकि इसकी तरह मैं भी तो 8 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन माँ जी ने कभी मेरी चिंता नहीं की क्योंकि मैं अमीर मायके से नहीं हूँ। मेघा ऐसे ही उदास होने लगी। मेघा और मोहिनी दोनों ही सुचित्रा की बहुएं थी। मेघा बड़ी बहू थी और मोहिनी छोटी, लेकिन अमीर परिवार से होने की वजह से सुचित्रा हमेशा मोहिनी को ही ज्यादा वैल्यू देती थी। दोनों ही बहुएं 8 महीने से गर्भवती थी, लेकिन इन 8 महीनों में मेघा ने ही घर के सारे काम संभाले और मोहिनी बस अपने कमरे में बैठी रहती थी। आज भी मेघा ने ही घर की सारी सफाई की और फिर कुछ देर बाद मेघा ये ले मैंने फलों की चाट बनाई है, जाकर इसको मोहिनी के कमरे में दे आ। माँ जी मैंने अभी सारी सफाई की है, थोड़ा सा सांस फूल रहा है, आप मोहिनी को ही नीचे बुला लो ना। 8 महीने से वो ऊपर ही है, तो इसी बहाने उसका थोड़ा चलना फिरना हो जाएगा। अच्छा तो अब तो मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चुपचाप जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, समझ आया? जा कमरे में जा और मोहिनी को ये फलों की चाट खिला कर आ। सुचित्रा के आगे मेघा कुछ नहीं बोली और प्रेगनेंसी की हालत में मेघा मोहिनी को फलों का चाट खिलाने के लिए उसके कमरे में दूसरी मंजिल पर गई, जहाँ क्या है, क्यों बार बार आकर मुझे तंग कर रही हो? माँ जी ने भिजवाया है, खा लो, लाओ दो। मोहिनी माँ जी को तो ना जाने क्या हो गया है। 8 महीने से उन्होंने तुम्हें हिलने डुलने ही नहीं दिया, लेकिन अपनी भलाई के लिए तुम ऐसी जान सी मत बैठी रहा करो। ऐसे तो तुम्हारी डिलीवरी ही मुश्किल हो जाएगी। अपने कमरे में ही थोड़ा चल फिर लिया करो। खुद को तो काम करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं बैठी हुई बुरी लगती होंगी ना तुम्हें? मुझे पागल ना समझना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। अब जाओ। मेघा ने मोहिनी को समझाया तो, लेकिन मोहिनी को कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और वो दिन भी आया जब दोनों बहुओं की गोद भराई हुई। एक तरफ मोहिनी की माँ अपनी बेटी की गोद भराई के लिए खूब सारा सामान लेकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ मेघा की माँ ने अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम किया। अरे आ गई राजबाला समधन जी, आओ आओ बैठो। अरे विद्या जी आप भी आई हो, बैठ जाओ। सुचित्रा के बोलने पर उसकी दोनों समधन उसके साथ बैठ गई और समधन जी सामान तो देख लिया होगा आपने। मैंने कैरी बेटी के लिए 10 किलो घी, साथ में 1 बोरी बादाम, 1 बोरी काजू और सारे ड्राई फ्रूट्स की 1-1 बोरी रखवाई है। और 10 मेरी बेटी के सूट है, 15 मेरी आने वाली नवासी या नवासा जो भी होगा उसके लिए सूट है, और खिलौने में अलग से लाई हूँ। हाँ जी देख लिया। वैसे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब आप तो पहले ही कितना कुछ करती रहती हो। अरे हाँ बस बेटी है तो कर देते हैं। वैसे विद्या जी आप क्या लाई हो अपनी बेटी के लिए? मैंने तो मेघा की प्रेगनेंसी का पता चलते ही उसके बच्चे के लिए स्वेटर बनाना शुरू कर दिया था। मैं स्वेटर लेकर आई हूँ। फिर जब मुझे पता चला कि मोहिनी बेटी भी साथ साथ ही गर्भवती हुई है, तो मैंने एक स्वेटर उसके लिए भी बना दिया। बस एक स्वेटर में निपटा दिया। हाँ माँ, क्योंकि हर किसी के पास देने को आप जैसा दिल नहीं होता है ना। मोहिनी मेरी बच्ची, हाय नजर ना लगे कितनी खूबसूरत हो गई है तू तो इस नए सफर में। हाय हाय 9वें महीने में सीढ़ियां उतर कर आ रही है। बैठ जा, यहाँ बैठ। राजबाला ने सिर्फ अपनी बेटी को बैठाया, वहीं पर मेघा भी खड़ी हुई थी। हाय मेरी बच्ची तू भी बैठ। माँ आपने जो अपने हाथों से स्वेटर बनाया है ना वो बेस्ट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं जानती थी कि चाहे किसी को वो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरी बेटी को वो जरूर पसंद आएगा। आप लोगों ने कुछ खाया? यही तो मैं तुझसे कहने वाली थी, जा रसोई में जाकर राजबाला जी के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर। सुचित्रा ने बस मोहिनी की माँ राजबाला का नाम लिया। मोहिनी बेचारी उदास सी रसोई में आई और उसने सभी के लिए सबसे पहले चाय बनाई, फिर सबके आगे नाश्ता लगाकर सभी को नाश्ता करवाया। इस बीच मोहिनी बस पत्थर की तरह एक ही जगह पर लेटी रही, जिसको देखकर विद्या बोली, अरे मोहिनी बेटा तू क्यों ऐसे एक ही जगह पर जाम सी बैठी हुई है? माना कि तेरा पहला बच्चा है, लेकिन मेरी बेटी का भी तो पहला ही बच्चा है ना। थोड़े से हाथ पांव हिला, नहीं तो बच्चा अकड़ जाएगा और फिर पता है डिलीवरी में ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। विद्या जी जलने वाले जल के मर गए और सड़ने वाले सड़ गए। आप माँ बेटी की बातों में तो मैं आने वाली नहीं हूँ। मेरा आराम तो आपको हराम ही लगता है, लेकिन ये ना समझना कि मैं ये सब जानती नहीं हूँ। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात।
विद्या की सही बात पर भी राजबाला या सुचित्रा ने मोहिनी को कुछ नहीं समझाया। ऐसे ही दोनों बहुओं की प्रेगनेंसी के महीने खत्म हुए और डिलीवरी का वक्त आ गया। पहले मेघा की डिलीवरी हुई। मेघा की डिलीवरी के वक्त सुचित्रा उसे सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहां मेघा ने बड़े ही आराम से एक बेटे को जन्म दिया। माँ जी और मेरी जन्म देने वाली माँ जी, आप दोनों साथ हो। मुझसे पहले मेरे बच्चे को आप दोनों उठाओ। पहले इसे आप लो, उसके बाद आप इसे मेरी गोदी में देना। बेटा, मैं तो इसकी नानी हूँ, सुचित्रा जी इसकी दादी हैं, इन्होंने ही तेरा ख्याल रखा है, तो पहले बच्चे को गोद में लेने का हक भी इन्हें ही है। विद्या या मेघा ने पहले बच्चे को नहीं लिया, सबसे पहले उसे सुचित्रा ने गोद में भरा, लेकिन अभी भी सुचित्रा को अपनी बहू और उसकी माँ की अच्छाई नजर नहीं आई। ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद मोहिनी को भी बैठे बैठे लेबर पेन स्टार्ट हो गया। माँ जी आइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मोहिनी को भी जल्दी से सुचित्रा अच्छे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई। हॉस्पिटल में जल्दी से राजबाला, मेघा और विद्या भी पहुंच गई। लेकिन डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी बेटी को बेटी हुई या बेटा? बोलो डॉक्टर। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी बेटी शायद प्रेगनेंसी के दौरान बस बैठी या लेटी ही रही है, जिसकी वजह से उनका बच्चा अंदर ही जाम हो गया है। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ऐसे बोलकर अंदर चला गया। काफी देर तक मोहिनी के तड़पने की आवाजें आती रहीं, वो चीखती रही और बड़ी ही मुश्किल से उसकी डिलीवरी हुई और उसकी गोद में एक बहुत ही सुंदर बेटी आई। ला मोहिनी, इसे मुझे दे। नहीं बहू, मेरी पोती को पहले मुझे देना। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी। आप दोनों की वजह से आज मुझे कितना दुख झेलना पड़ा, आपको पता भी है। मोहिनी अपनी सास और माँ दोनों से ही नाराज हो गई। उसे अब मेघा की माँ और मेघा की बात सही तो लग रही थी, लेकिन उसका उन दोनों से बोलने का मुंह नहीं पड़ रहा था। अब दोनों ही बहुएं डिलीवरी के बाद अपने घर में थी। मेघा तो अब बिल्कुल सही हो चुकी थी, वो बड़े ही आराम से अपने बच्चे का ख्याल रखती। तो वहीं मोहिनी को डिलीवरी में दिक्कत आने से काफी कमजोरी हो गई थी। ना वो अपने बच्चे का सही से ख्याल रख पाती थी और ना ही वो खुश रहती। ऐसे ही चलते चलते आज दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों को लिए घर के हॉल में टहल रही थी। मेरी प्यारी सी राजकुमारी, सो जा, देख तेरी माँ थक गई है, सो जाना। तुम तो सच में ही बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो मोहिनी। मोहिनी! अभी मेघा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि मोहिनी को चक्कर आ रहा है। मेघा ने जल्दी से अपने बेटे के साथ साथ मोहिनी की बेटी को संभाला और मोहिनी को भी सहारा दिया। मेघा के चिल्लाने से सुचित्रा भी वहां आ गई और कुछ देर बाद क्या हालत हो गई है मेरी बेटी की, सूखकर कांटे जैसी लगने लगी है। मोहिनी, भगवान का शुक्र अदा कर जो तुझे या तेरी बच्ची को कहीं चोट नहीं आई। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, घर पर भी काम है। माँ, आपने मेरा प्रेगनेंसी में तो ख्याल रखा नहीं। मैं आपकी एडवाइस पर रही, जिससे मेरी जानलेवा डिलीवरी हुई और उसी से मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि मेरे अंदर अब मेरे बच्चे को संभालने की भी ताकत नहीं है। मेरी आपसे विनती है माँ, अब कुछ दिन आप मेरे साथ रुक जाओ। मुझसे अकेले इस बच्ची को नहीं संभाला जाएगा। अरे बेटा, मैं कैसे यहाँ रुक सकती हूँ? मोहिनी बेटा, तू चिंता ना कर, मैं रुक जाऊंगी। माँ, आप कैसे रुक सकती हो? आपका काम। अरे काम तो बेटा सारी जिंदगी का है, मैं रुक जाऊंगी तो चिंता ना कर, काम भी होता रहेगा। सच? आप मेरे लिए अपना काम भी छोड़ने को राजी हो, जबकि आप तो रोज कमाने खाने वाली औरत हो। मुझे माफ कर देना विद्या माँ, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो। आज तक मैंने अपनी माँ को आपसे बेहतर समझा, लेकिन मेरी मुसीबत के दिनों में आप आगे आई। आपने मेरी चिंता की, मुझे गर्भवती के दौरान समझाया भी, लेकिन मैं ही पागल थी जो आपकी बात को नहीं मानी। मुझे माफ कर देना विद्या माँ। अरे अरे बेटा, इस तरह से माफी मत मांग। मोहिनी को आज सच्चाई का अंदाजा हुआ था कि जिस औरत को वो शुरू से गलत समझती थी और जिसकी बेटी से वो बैर रखती थी, असल में उन्हें ही उसकी चिंता थी। आज के बाद से फिर कभी मोहिनी ने मेघा या विद्या से कोई बैर नहीं रखा और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर खुशी खुशी रहती थी। दीदी, आपका घर कितना बड़ा और आलीशान है। ये बड़े बड़े एसी और महंगा सामान, सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इंडियन टीवी सीरियल की शूटिंग की जगह आ गई हूँ। मेरे घर में तो आपके घर जैसी एक भी चीज नहीं है दीदी। ऐसा क्या? चल कोई बात नहीं, महंगे सामान वामान से क्या होता है। तूने बताया तो था कि तेरी सास और विकास तुझसे कितना प्यार करते हैं। जिंदगी में बस प्यार होना चाहिए। सही बोल रही हो दीदी। अरे दीदी, अभी हाल ही में तो आपका बर्थडे आया होगा ना? 19 मार्च आपका बर्थडे है। जरा मुझे कुछ अपने ससुराल में पहले बर्थडे के बारे में तो बताइए। कैसा गुजरा आपका पहला बर्थडे अपने दूसरे घर वालों के साथ? बर्थडे? अरे राशि, इस उम्र में कौन ही बर्थडे मनाता है। तू भी ना। क्यों नहीं मनाते?
और इस उम्र से आपका क्या मतलब है दीदी? अरे मेरे ससुराल वालों ने भी तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, भले ही वो लोग गरीब हैं। चलो ना, मैं आपको अपने जन्मदिन की कहानी बताती हूँ। अरे वाह, आज तो मेरा जन्मदिन है। पता नहीं विकास जी को याद भी होगा या नहीं। जो भी हो, मैं विकास जी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे ही हमारे हालात इतने खराब चलते रहते हैं। राशि ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने जन्मदिन के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। कुछ ही देर में वो तैयार होकर कमरे से निकल आई, जहां उसने देखा कि उसकी सास एक बड़ी सी लाठी से पंखा चलाने की कोशिश कर रही थी। अरे माँ जी, क्या कर रही हैं? राशि बेटा तो उठ गई, मैं क्या करूंगी? इस मनहूस को ही चलाने की कोशिश कर रही हूँ। चल जाए तो जरा सुकून मिल जाए इस गर्मी से। लाइए, इसे मैं घुमाने की कोशिश करती हूँ। माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि ये पंखा कभी भी दम तोड़ सकता है, तो इसे जरा आराम से घुमाया कीजिए। राशि ने ऐसे बोलकर स्टूल पर चढ़कर अपनी छत पर लगा पंखा घुमाया, जिससे कि वो चल गया। और वाह बहू, अब तू भी ये घरेलू जुगाड़ सीख गई है। आखिर बहू किसकी हूँ? अरे माँ जी, विकास जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ पर हैं वो? बेटा वो तो आज जल्दी ही काम पर चला गया। रुक, एक काम कर, हम दोनों का ही नाश्ता बना ले। विकास जी ने तो मुझे जन्मदिन विश भी नहीं किया और वो ऐसे ही चले गए। खैर कोई बात नहीं, लगता है माँ जी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं है, तभी तो मुझसे रोज की तरह ही पेश आ रही हैं। माँ जी ठीक है, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप बता दें कि आप क्या खाएंगी। राशि ऐसे बोलकर चूल्हे पर बैठ गई। गर्मी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से घर में ही चूल्हा जलाने में घमस हो गया और राशि को पसीना आने लगा। तभी संध्या ने अपने पल्लू से उसके माथे का पसीना साफ किया। चूल्हा जलने से घर में घोट हो जाता है ना बहू, तुझे भी कितना पसीना हो गया। संध्या का मुंह देखकर राशि बस मुस्कुरा दी। अब वो भी अपने जन्मदिन के बारे में भूल चुकी थी। ऐसे ही दोपहर हो गई और घर का सारा काम दोनों सास बहुओं ने मिलकर ही निपटाया। अगर राशि ने रोटी बनाई तो संध्या ने उसे आटा मसल कर दिया। ऐसे ही जब राशि ने सब्जी बनाई तो संध्या ने उस सब्जी को काट कर दिया। ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई थी कि तभी शाम के वक्त मैं घर पर आ गया। अरे मेरी धर्मपत्नी कहाँ है? विकास जी, आप आज मुझे बिना बताए काम पर क्यों? ये सब क्या है? सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे माय डियर पत्नी। आपको याद था? हाँ बहू, हम दोनों को ही याद था और हम तुझे शाम के वक्त केक से ही सरप्राइज देना चाहते थे। इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? अब जल्दी से आओ राशि, आकर अपना केक कट करो। विकास ने राशि का हाथ पकड़कर उससे केक को कटवाया, जिसके बाद राशि ने विकास और संध्या के साथ केक खाया और फिर भाई वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है केक तो। अच्छा बच्चों, जाओ अब तुम दोनों कुछ देर को बाहर टहलाओ, तब तक शाम के सारे काम मैं निपटा लूंगी। संध्या की बात सुनकर विकास और राशि दोनों बाहर टहलने को निकल गए, जहां विकास राशि को एक पार्क में ले गया और पार्क में विकास ने राशि को अपना और उसका नाम लिखी हुई एक ब्रेसलेट गिफ्ट की। वाह, कितनी सुंदर ब्रेसलेट है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल वाले मेरा इतनी गरीबी में भी इतने अच्छे से बर्थडे मनाएंगे। आपका शुक्रिया विकास जी। उसके बाद मैंने और विकास जी ने आइसक्रीम खाई। वो ज्यादा महंगी तो नहीं थी, लेकिन विकास जी के प्यार से उसका स्वाद और भी बढ़ गया था। और दीदी, कुछ इस तरह से मेरा ससुराल में पहला बर्थडे बीता। आप भी बताओ ना, जीजू ने आपका बर्थडे कैसे मनाया? भले ही वो छोटा सा सेलिब्रेशन ही क्यों ना हो। दीदी, मैंने तुझे बताया तो मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन अगर तू डिटेल में ही जानना चाहती तो सुन। मैं ना अपने बर्थडे की रात से ही बड़ी एक्साइटेड थी। मुझे नींद भी नहीं आ पा रही थी, यही सोच सोच कर कि मेरा बर्थडे है, लेकिन आज तो मेरा बर्थडे है, मतलब आज मैं कोई काम नहीं करूंगी और बस आज मेरा दिन है। चलो थोड़ा और लेटी रहती हूँ, देखती हूँ मुझे सबसे पहले कौन विश करेगा। तारा जागने के बाद भी अपने बिस्तर में ही लेटी रही। कुछ देर लेटने के बाद उसकी आंख लग गई। अभी वो सो ही रही थी कि तभी उसके कमरे में उसकी सास उर्मिला आई और सोती हुई तारा के ऊपर से उसने कंबल खींच लिया। कौन है? महारानी, उठना नहीं है तुझे? कब तक सोएगी? नीचे आओ और आकर मुझे नाश्ता बना कर दे। माँ जी, आप नाश्ता किसी भी नौकर से बनवा लीजिए, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे है तो कौन कहता है कि बहुएं अपने बर्थडे पर काम नहीं करती? मैंने आज सभी नौकरों को छुट्टी दे रखी है, तो तुझे ही आज सारे काम करने पड़ेंगे, समझ आया? अच्छा समझ गई है तो यहाँ भूत बनी बैठी मत रह, जल्दी आओ और आकर मुझे नाश्ता दे। और हाँ, उसके बाद खाना भी बना देना और घर की सफाई भी आज तेरे ही जिम्मे रहेगी, क्योंकि आज सभी नौकर छुट्टी पर हैं। तारा अपनी सास के आगे कुछ भी नहीं बोल पाई और अपने होठों को सिलकर उसने सारे काम अकेले ही किए। उसने सबसे पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद सफाई करके उसने खाना भी खुद बनाया। भले ही मेरे घर में एसी लगे हुए हैं,
मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सारी सुख सुविधाएं मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ। कम से कम मेरे बर्थडे वाले दिन तो मुझसे ठीक से बर्ताव किया जाना चाहिए। हो भी तो सकता है कि शेखर जी को मेरा बर्थडे याद हो और वो मुझे किसी रोमांटिक सी जगह घुमाने ले जाएं। तारा ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाने लगी और कामों को करने लगी। लगभग शाम के 5 बजे तक उसके सभी काम निपटे और फिर अपने कमरे में जाकर उसने शेखर को फोन लगाया। हाँ बोलो तारा। शेखर जी, आप आज जल्दी काम से आएंगे ना? किस लिए? आज मेरा बर्थडे है। क्या तारा, तुम भी ना, तुम्हारा बर्थडे इम्पोर्टेंट है या काम? मुझे आज बहुत काम है, इसलिए मुझे दोबारा से डिस्टर्ब मत करना। शेखर ने ऐसे बोलकर फोन को काट दिया जिससे कि तारा की आंखों में आंसू आ गए। अभी उसके दिल पर एक चोट पड़ी ही थी कि तभी उसके पास उर्मिला आई और उसे डांटते हुए बोली, छोटी सी बच्ची है क्या जो जन्मदिन का गाना गाया हुआ है? बोल, चल कोई नहीं मना रहा तेरा बर्थडे। आकर सारे घर के कालीन और चादरों को अच्छे से मशीन में धो, समझ आया? जी। और कुछ इस तरह से मेरा बर्थडे बीता। अपने बर्थडे पर मुझे खूब डांट पड़ी और साथ ही सासू माँ ने मुझसे भर भर कर काम भी करवाए। राशि, मुझे तो अमीर ससुराल के नाम पर बस पैसा मिला, लेकिन प्यार तो कहीं खो ही गया मेरी जिंदगी का। लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। दीदी ऐसे मत बोलो, आपके हिस्से का प्यार भी आपको वक्त पर जरूर मिलेगा। बस आप यकीन रखो और आप अपने घर वालों से किसी तरह की शिकायत भी मत करो दीदी, क्योंकि जितने बड़े लोग उतने खर्चे और जिम्मेदारियां भी, तो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। आप अपने ससुराल वालों के हिसाब से चलो, देखना वो भी आपसे खुश रहने लगेंगे। शायद तू सही बोल रही है राशि, मुझे इस तरह से अपने ससुराल वालों से शिकायतें नहीं रखनी चाहिए। मुझे उनकी तरह बन जाना चाहिए, तो फिर शायद उन्हें मुझसे ज्यादा शिकायतें नहीं रहेंगी। बिल्कुल सही दीदी, अब की ना आपने मेरी दीदी वाली बात। राशि ऐसे ही तारा को समझाकर चली गई, लेकिन उन दोनों बहनों की ये सारी बातें तारा के पति शेखर ने सुन ली थी। अपनी पत्नी को अपने इतने गलत बर्ताव के बाद भी अपनी ही गलती मानते देख शेखर को एहसास हुआ और उसने तारा से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो तारा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं शेखर जी, इस तरह से माफी मत मांगिए, मेरी भी गलती है, मुझे भी आपके बारे में समझना चाहिए था। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या आज तुम मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पर चलोगी? शेखर की बात सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ गई। बस फिर क्या था, उसी दिन से तारा को वो सम्मान और प्यार मिलने लगा जिसकी वो हकदार थी। शेखर ने उससे माफी मांग ली और फिर तारा भी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी।